हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट बेसिक्स ऑफ लाइनक्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके लाइनक्स के फंडामेंटल्स जो रहते हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी कर देना और बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यूबंटू से स्टार्ट करेंगे। मेरा यूबंटू का एक नॉर्मल सा यूआई है जो मैंने यूबंटू इंस्टॉल कर रखा है। सबसे पहले मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके बाद हम आगे इसके अंदर टर्मिनल पर भी जाएंगे, पर पहले हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। यूबंटू एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम ग्राफिकली भी, अगर आप एक बेसिक है लाइनक्स के अंदर आपके बिगिनिंग कर रहे हैं, तो यूबंटू से अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए कोई नहीं हो सकता। अगर आप इमीडिएटली काली या रेड हैट या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाएंगे तो आपको टिपिकल पड़ सकता है, पर अगर हम यूबंटू से स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत ही ईजी टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर हमें ग्राफिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ हमारा सबसे पहले साइड पैनल से। ये पैनल जनरली हमें यहाँ से हम ऑडियो एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह जो रहता है वो एडजस्ट हो जाता है यहाँ से। यहाँ से मैं मेरा ऑडियो है एडजस्ट कर सकता हूँ, ब्राइटनेस है मेरे लैपटॉप का उसे मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा वाईफाई की सेटिंग्स यहाँ से आपको दिख जाती है, वाईफाई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको वाईफाई अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, आपके सिस्टम में वाईफाई एनेबल्ड है तो। वाईफाई की अदर सेटिंग्स जो रहती हैं, सेटिंग्स के बारे में आगे हम और जानेंगे। फिलहाल मैं एक ओवरव्यू तौर पर बता रहा हूँ ये वीडियो में। इसके अलावा दूसरी सेटिंग्स में नेटवर्क सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स और भी कंप्लीट जो सेटिंग्स एक कंट्रोल पैनल जो रहता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे ये ब्लूटूथ का मैंने बताया, ब्लूटूथ सेटिंग्स, वही ब्लूटूथ सेटिंग्स वाला पैनल खुल जाएगा यहाँ पे मैं जाता हूँ तो। इसके अलावा है बैटरी वगैरह, पावर सेटिंग्स में देखना चाहूँ, पावर से रिलेटेड सारी सेटिंग्स जो भी यहाँ पे आ जाती है कि स्क्रीन ब्राइटनेस कब डिम करनी है, कब ब्लैंक स्क्रीन करनी है, कब स्क्रीन अपने आप ऑफ कर देनी है, वो सब चीज़ें। इसका लॉक करना चाहूँ या शट डाउन वगैरह करना चाहूँ तो यहाँ से आ जाता है। ठीक है, ये हमारा टाइम दिखाता है, नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ से हमारे करंट रनिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हमारे सिस्टम के अंदर चल रही है वो यहाँ पे शो कर देता है। इसके अलावा ये हमारा फेवरेट्स का कॉलम है। यहाँ से मैं फायरफॉक्स, मेल, जो भी मेरे मतलब रिसेंट में ऐप यूज़ करूँगा वो मुझे यहाँ पर दिख जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका खुद का ऐप स्टोर भी है। जिस तरह विंडोज़ स्टोर होता है उसी तरह से हम यहाँ पे कोई भी ऐप सर्च करके नॉर्मल इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको कमांड्स आनी चाहिए, APT अपग्रेड वगैरह। तो मतलब लाइनक्स चला तो आना तो चाहिए, बाकी एक बेसिक लेवल पर भी हम इन चीज़ों का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं VLC प्लेयर सर्च करता हूँ तो ये मुझे VLC की यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है मुझे लग रहा है। नॉर्मली मतलब जिस तरह से हम मोबाइल के ऐप स्टोर से, विंडोज स्टोर से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसी पैटर्न में इधर से भी हम यूबंटू OS के अंदर भी हमारे ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने डेस्कटॉप आइकन है, दूसरा हेल्प का है। यहाँ से अगर आपको कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए तो हेल्प का कॉलम यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर में चल रहा है। ओके, तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमारे ऑल प्रोग्राम्स टाइप से जो ऐप्स रहते हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। जो भी ऑल ऐप्स का जो कॉलम है, सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे मुझे देख सकता हूँ मैं। फिर ये आ जाता है हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ पे ट्रैश मतलब रिसाइकल बिन समझ लीजिए, ये जो मेरा नाम आ रहा है एक तरह से समझ लीजिए माई कंप्यूटर फोल्डर है। यहाँ से मुझे सारी ड्राइव देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे विंडोज़ के अंदर है उसी पैटर्न के इसके अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा ये जो था सेटिंग्स का मैंने बता ही चुका हूँ। यहाँ पे और भी कई तरह की सेटिंग्स रहती है, बैकग्राउंड सेटिंग्स, अपीयरेंस सेटिंग, तो थीम चेंज करना चाहूँ मेरे लैपटॉप की वो कर सकता हूँ। जो भी मतलब नॉर्मल हर तरह की जो बेसिक सेटिंग्स रहती है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है हमारे इस सेटिंग्स पैनल के अंदर। यहाँ पे मैं वो थोड़ा सा अगर इसको ब्राउज करता हूँ तो अलग अलग तरह की सेटिंग्स एक्सप्लोर आप जितना करना चाहेंगे, लाइनक्स ऐसी चीज़ है आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे उतनी चीज़ें इसको खुलती जाएंगी।
बेसिक बेसिक मैं आपको बता सकता हूँ, और बाकी जो है आप खुद से इन चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है टर्मिनल होता क्या है। तो जो हमारी नॉर्मल जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है ना, इसी स्क्रीन के अंदर क्या होता है कि हर उसके पीछे कमांड चलती है। लाइक हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर से विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसके अंदर टर्मिनल होता है। अब टर्मिनल में क्या होता है, जो मैं लोकेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे हम देखिए बैश नाम की एक फाइल है। बैश कहाँ गया, कहाँ है, ये रहा। तो बैश नाम की जो फाइल है, इसी फाइल के अंदर जो रहता है हमारा मेन जो टर्मिनल, टर्मिनल के अंदर ये फाइल बैकग्राउंड में एग्जीक्यूटेड रहती है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली इसके बिना भी हम इस फाइल को हमें एग्जीक्यूटेड रहती है हमारे टर्मिनल के अंदर, और इसी के थ्रू हमारा टर्मिनल वर्क करता है। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा मेन टर्मिनल है। ये अभी मैंने यूजर मोड में लॉगिन कर रखा है। रूट मोड के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये हमारे टर्मिनल के बारे में मैं थोड़ा सा इधर पैनल के बारे में जान लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिए जो हमारे टर्मिनल इसका हमें पूरा पैनल दिख रहा है। इस पैनल के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले अगर मैं जाता हूँ ये प्रेफरेंसेस है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू टैब है। टैब नया एक मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा न्यू विंडो फुल स्क्रीन कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका चाहूँ तो साइज जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। उसके शॉर्टकट्स के बारे में बताता हूँ मैं। इसके शॉर्टकट्स हम कहाँ से देख सकते हैं, एक सेकंड। इसको वापस से ओपन कर लिया मैंने, और जब हम जाते हैं इसके इधर एडवांस के अंदर, एडवांस नहीं सॉरी प्रेफरेंस, इसके हम जाते हैं प्रेफरेंसेस के अंदर, और प्रेफरेंसेस के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये शॉर्टकट्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पे हमें इसके सारे शॉर्टकट्स दिख जाएंगे। जो भी शॉर्टकट्स है, जूम इन जूम आउट वगैरह के शॉर्टकट्स जो रहते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं जाता हूँ हमारे यहाँ पे प्रोफाइल्स में। प्रोफाइल में मैं न्यू प्रोफाइल क्रिएट करके, जो प्रोफाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, प्रोफाइल क्रिएट करके मैं यहाँ पर जो है नॉर्मल से कलर्स वगैरह जो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, जो हमारे टर्मिनल का कलर में दिखाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें जो रहती है मेरी इस प्रोफाइल के अंदर मुझे देखने को मिल जाती है। एक नई प्रोफाइल बनाए, टर्मिनल का मतलब डिज़ाइन टोटली हम GUI यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रहता है हमारे मेन टर्मिनल का डिज़ाइन वगैरह, हम जिस डिज़ाइन को यूज़ करना चाहते हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जूम इन जूम आउट के जो मैंने शॉर्टकट्स बताए थे वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक सेकंड। क्या था शॉर्टकट कंट्रोल, इस यहाँ से हम कोई भी शॉर्टकट चेंज भी कर सकते हैं। इस टाइप से भी ये चीज़ पॉसिबल रहती है इसमें। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंट्रोल प्लस, तो ये जो है हमारा जूम इन हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल माइनस से जूम आउट हो जाता है। ये मैंने मेरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है सी होम मोड डेस्कटॉप, ये एक तरह का नॉर्मल यूजर की तरह हमने इसको लॉग इन कर रखा है। अगर मुझे इसको सुपर यूजर या जो विंडोज में बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर, अनलेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो मुझे करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम कमांड चलाते sudo -i। ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा रूट की तरह लॉगिन हो गया है। अगर हमारा रूट लॉगिन होता है तो हमें यहाँ पे हैश लिखा हुआ दिखता है। नहीं तो नॉर्मली हमें जो दिखता है यहाँ पर एक तरीके का यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत मतलब नॉर्मल सा लिखा हुआ एरो बना हुआ दिखता है, लाइनेक्स में डॉलर का साइन बना हुआ दिखता है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके शॉर्टकट्स के बारे में मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है हमारा किल शॉर्टकट, कंट्रोल C से हम करते हैं। अब किल का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर प्रोसेस चल रही है मुझे उसको बीच में ही खत्म करना है, तो उसके लिए मैं किल कमांड का यूज कर सकता हूँ। किस टाइप से किल कमांड यूज होती है, फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ कमांड चला रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप ज्यादा वो मत करना, इसके बारे में हम आगे देख लेंगे। मैंने चला पिंग और कर दिया मैंने मेरे वेबसाइट को।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक वेबसाइट से पिंग करना शुरू कर रहा है। अब मुझे इस कमांड को स्टॉप करना है, इस प्रोसेस को मुझे खत्म करना है। क्या करूँगा, मैं कंट्रोल सी दबा दूंगा। तो क्या हुआ, ये जो प्रोसेस थी मेरी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये होता है हमारा पहला कमांड जो होता है कंट्रोल सी कमांड। ये सारी कमांड्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कमांड जो आता है कंट्रोल जेड कमांड, सॉरी कंट्रोल जेड कमांड क्या करता है, ये कमांड हम यूज करते हैं किसी भी उसको पॉज करने के लिए। तरह पॉज बटन रहता है ये, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। ये जैसे मैंने चलाई, वापस से सेम कमांड चलाई और इस बार मैंने लिख दिया यहाँ पे कंट्रोल जेड। तो क्या हुआ, ये जो तो हमारा पॉज हो गया, एक तरीके से रुका नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इसी प्रोसेस से, जहाँ पे ये प्रोसेस पॉज हुई है, इसी को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। अच्छा, अब कंटिन्यू कैसे करेंगे, पॉज तो हो गया, अब मुझे कंटिन्यू करना है तो बहुत इजी है। मुझे बस लिखना रहेगा FG और यहाँ पे नंबर 1। तो देखिए ये प्रोसेस जो थी ये वहीं से स्टार्ट हो गई, जहाँ से हमने इसको स्टॉप करा था। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रोसेस को स्टॉप कर देता हूँ कंट्रोल C करके। अब जो अगला कमांड है हमारा वो है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड से क्या होता है, नाम ही बता रहा है, स्ट्रिंग क्लियर हो जाती है इससे हमारी। ठीक है, इसके बाद आता है एग्जिट कमांड। इससे हमारा टर्मिनल एग्जिट हो जाता है। इसको मैं फिलहाल नहीं चला रहा क्योंकि मुझे टर्मिनल अभी यूज करना है। राइट, इसके बाद जो अगला कमांड आता है हमारा वो आता है टैब कमांड। टैब कमांड क्या करता है, टैब कमांड के थ्रू मतलब ऑटो कंप्लीट का काम करता है ये। मान लो मुझे कुछ भी लिखना है, CD का भी ध्यान में देना, बता दूंगा इसके बारे में आगे। ठीक है, पहले इसको मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। ls लिस्ट डायरेक्टरी का रहता है ये, जैसे इसमें 2 है, CD स्नैप और वर्चुअल बॉक्स हमारे रूट के अंदर है। अब मैं लिखता हूँ CD SN, टैप करा, ये ऑटोमेटिकली स्नैप के अंदर स्नैप इसने टाइप कर दिया। क्या करता है, ऑटो कंप्लीट करता है। मतलब इसको दिखता है कि कमांड अगर हो सकती है कोई और उससे वेरिएंट नहीं है तो उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। ट्रेस करा मैंने, तो देखो ट्रेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी 2-3 कमांड रहती है, तो उसने मुझे 3 सारी बता दिया आपको कौन सी करनी है। ये कैसे करा, मैंने टैब जब 2 बार दबाया तब इस टाइप से आया ये। मुझे पूरे ट्रेस पाथ फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ट्रेस P लिखूंगा, टैब दबाया, ट्रेस पाथ पूरी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि है हमारा पेज अप और पेज डाउन का। ठीक है, मतलब स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन का। माउस हम यूज करते ही हैं, पर माउस यूज नहीं कर रहे हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम शिफ्ट पेज अप शिफ्ट पेज डाउन कर सकते हैं। उसके लिए मुझे रुको थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा सा इस टाइप से कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट पेज अप कर रहा हूँ, तो आप देखिए साइड में स्क्रॉल बार को देखना है, स्क्रॉल बार अप होता जा रहा है। पेज डाउन करता हूँ तो ये पेज डाउन होता जाता है। मतलब स्क्रॉल करने के लिए शिफ्ट प्लस पेज अप शिफ्ट प्लस पेज डाउन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अप एरो शॉर्टकट। अप एरो शॉर्टकट क्या करते हैं, प्रीवियस कमांड पर जाने के लिए। लाइक मैंने प्रीवियस जो भी कमांड चलाई थी वो यहाँ पर अप एरो से मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, प्रीवियस सारी कमांड्स पर ये मुझे अप एरो ले जाता है, डाउन एरो नेक्स्ट कमांड्स पर ऑब्वियसली। उसके बाद हिस्ट्री, तो हिस्ट्री लिखता हूँ तो ये मुझे पुरानी जितनी भी कमांड्स मैंने चलाई थी वो सारी कमांड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मैंने कौन कौन सी कमांड मैंने चला रखी है हमारे अभी फिलहाल एक टर्मिनल ओपन करने के बाद। लाइक कुछ भी 44 कमांड्स बता रहा है अभी इस टाइप पर हमने चला रखी है। आया इतना समझ में? चलिए दूसरी चीज़ों के ऊपर बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं हमारी पहले अगली कमांड की तरफ, जो कि है मूव टू बिगनिंग कमांड। ये हम करते हैं कंट्रोल ए से। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कमांड लिख दी, लिख दिया, वापस से पुरानी उसी कमांड पर हम चले जाते हैं। जैसे ये कमांड है, चलो ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, मैं लिख करता हूँ कंट्रोल ए, तो मेरा कर्सर जो है ऑटोमेटिकली फर्स्ट पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल ई, तो मेरा कर्सर जो है लास्ट पॉइंट पर चला जाएगा, मतलब एंडिंग पर। ठीक है, अब मुझे क्या करा यहाँ पे कंट्रोल ए, तो इसने क्या करा, बिगनिंग पे जाकर हमें करना रहता है। जैसे मैंने कंट्रोल ए करा तो इसने आगे का पूरा एरिया जो था कट कर दिया। मतलब जो कट पेस्ट होता है ना, जो हमारा उसमें कंट्रोल एक्स से होता है,
वो यहाँ पे कंट्रोल ए से कंट्रोल के से वर्क करता है। पेस्ट करना है, कंट्रोल वाई करूँगा, वापस से जो पूरी कमांड थी हमारी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। ठीक है। और अगर मुझे इस कमांड को क्लियर करना है, कंट्रोल एल करूँगा मैं, तो मेरे ऊपर की पूरी स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगी और ये नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए इसने थोड़े से ऊपर के टॉपिक्स क्लियर करके मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पर ले आया है, कंट्रोल एल से, जो होता है क्लियर कमांड के लिए। रूट डायरेक्टरी के बारे में तो मैंने बता दिया था नॉर्मल। मैं आज जाने वाला हूँ सबसे पहले तो हमारे रूट फोल्डर में। रूट फोल्डर हमारा यहाँ पर हम जाएंगे अदर लोकेशंस में, और एक कंप्यूटर के अंदर रूट फोल्डर होता है। ठीक है। यहाँ इसके अंदर मैं गया। अब इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, कई सारे अलग अलग टाइप के फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो कौन से फोल्डर का क्या काम रहता है? सबसे पहला जो फोल्डर है हमारा वो है बाइनरी फोल्डर या बिन। इसके अंदर क्या रहते हैं, बाइनरीज रहती है। मतलब जब हम टर्मिनल चलाते हैं नॉर्मल यूज़र, जब मैं कोई टर्मिनल चलाता हूँ तो उसके अंदर जो भी हम कमांड्स लिखते हैं उसका सारा डाटा इसके अंदर रहता है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने बताया था, बैश फाइल के बारे में बताया था, उसी टाइप से सारा जो दूसरे उसका भी डाटा रहता है। जो भी कमांड्स हम चलाना चाहते हैं, एयरट्रैक एनजी या मैं कोई सी भी एरो लैब या कोई भी मैं कमांड जो टर्मिनल के अंदर ऐसे नॉर्मल यूज़र चला रहा हूँ, रूट यूज़र नहीं से नॉर्मल यूज़र में चला रहा हूँ, तो क्या होता है कि हमारा ये कमांड्स जो रहती है सारी इसके अंदर स्टोर रहती है। ठीक है। अब वापस से मैं बताता हूँ, रूट का मतलब आप जैसे विंडोज़ में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, उस तरह से आप रन एज रूट समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो दूसरा फोल्डर है ETC फोल्डर। यहाँ पे जो रहती है हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं। इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर क्या रहता है, जो भी हम आगे देखेंगे, ऐसे ऐसे सर्वर कॉन्फ़िगर करना बताऊँगा मैं इसके अंदर, तो वो सब चीज़ें जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है बात हमारे होम की। तो इसमें क्या रहता है, हमारे जितने भी यूज़र्स बने हुए रहते हैं होम के अंदर, जितने भी हमारे नॉर्मल जो यूज़र्स बने हुए रहते हैं, वो अभी तो मेरे इसमें एक ही यूज़र है, मैं जितने यूज़र बनाऊँगा उनका सबका डाटा जो रहता है यहाँ पे आ जाता है। मतलब उनका जो यूज़र्स के अंदर जो यूज़र डाटा रहता है, डेस्कटॉप का डाटा, डॉक्यूमेंट्स का डाटा, डाउनलोड का डाटा, वो सब सारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे ये सब फिलहाल आपके LIB का जो डाटा है आपके इतने काम का नहीं है। फिर आ जाता है हमारा टेम्प फोल्डर। ठीक है। एसबिन फोल्डर, पहले एसबिन के बारे में बात कर लेते हैं हम। एसबिन क्या करता है, जैसे हम जो नॉर्मल था, नॉर्मल जो बाइनरीज थी उसके अंदर क्या था, जो नॉर्मल ऐसे यूज़र हम जो फाइल्स चलाते हैं, और ये जो है इसके अंदर जब हम रूट एक्सेस लेकर हमें कोई कमांड चलानी रहती है तो सेटिंग्स के फोल्डर्स वगैरह मतलब जो रूट एक्सेस लेकर जो हम कमांड्स चलाते हैं जो सिर्फ रूट एक्सेस से चलती हैं, वो सारी इसके अंदर स्टोर रहती है एसबिन के अंदर। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा टेम्प। टेम्प के अंदर जो भी टेम्पररी फाइल्स वगैरह रहती हैं, इनके बारे में ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली कई सारी फाइल्स रहती है जो टेम्पररी हम इंस्टॉलेशन करते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उनको डिलीट करना रहता है, तो आप उनको भूल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो सारी टेम्प के अंदर स्टोर होती हैं। फिर आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूट फोल्डर। रूट फोल्डर के अंदर क्या रहता है, देखो अब ये जो रूट फोल्डर रहता है हमारा, इसके अंदर रहता है हमारे जो मेन जो यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर रूट का ये फोल्डर है। यहाँ पे जो मेन जो यूज़र है उसका जो भी डाटा रहता है, रूट का जो डाटा रहता है, वो सारा इसके अंदर स्टोर रहता है। फॉर एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स, VMs और स्नैप फिलहाल इसके अंदर स्टोर्ड है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर स्टोर रहती हैं। काली के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी बदल जाती है। जब हम काली लाइनक्स चलाते हैं तो उसके अंदर जो रूट रहता है, यहाँ पे जो हमारा ये जो हमने डाटा फाइल देखी थी ना, बताता हूँ, ये जो हमने देखी थी होम के अंदर, ये जो फोल्डर देखा था मैंने, ये जो मतलब मेन जो करंट यूज़र जो रनिंग है उसका जो डाटा रहता है वो यहाँ पे हमें इस रूट के अंदर दिखता है। बाकी सब चीज़ें सेम ही है, बाकी कुछ इसके अंदर बदला नहीं करने वाला हूँ कि हम लाइनक्स के अंदर एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और जैसा मैंने कहा था सबसे पहले मुझे रूट एक्सेस ले लेना चाहिए यहाँ पर। तो रूट एक्सेस के लिए मैं करता हूँ sudo -i। ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड डाल दिया मैंने।
तो डायरेक्टरीज़ के बारे में तो मैंने लास्ट टाइम बता ही दिया था। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो डायरेक्टरीज़ हैं वो, हम सबसे पहले हमें ये देखना होगा हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, PWD लगा के। मैंने PWD लिखा, ये क्या बता रहा है, मैं स्लैश रूट के अंदर हूँ, ठीक है। अब ये रूट कौन सा वाला रूट है, अगर मैं ये जो रूट है ये रूट फोल्डर है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, देखो LS करा मैंने तो अब स्नैक वर्चुअल बॉक्स VMS आ रहा है। अब ये अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर, अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर गया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो रूट फोल्डर था, ठीक है, इसको मैं एक्सेस करता हूँ। तो देखो ये जो स्नैप और वर्चुअल बॉक्स VMS ये कमांड, ये 2 फोल्डर दिख रहे हैं। यहाँ पे भी हमें ये दिख रहा है। किसी भी फाइल के अंदर के फोल्डर देखने हो, किसी फोल्डर के अंदर के फोल्डर्स और फाइल्स देखने हो तो LS कमांड से हम देख सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे मैंने LS लिखा तो ये आ गया। अब बस सपोज़ मुझे किसी दूसरे फोल्डर में जाना है, मैं कैसे जाऊँगा, CD/TMP। सपोज़ मुझे टेम्प फोल्डर में जाना है, मैं गया तो यहाँ पे टेम्प फोल्डर आ गया। कौन सा वाला टेम्प फोल्डर है ये, तो टेम्प फोल्डर ये रहा। हम गए एडमिनिस्ट्रेशन रूट में, यहाँ पे ये जो टेम्प फोल्डर था TMP, ये फोल्डर हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये भी मैं चेक कर सकता हूँ LS लगाकर, ठीक है। जो फाइल्स उसके अंदर वहाँ पर थी वही फाइल्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अब मैं PWD लगाऊंगा तो ये बताएगा कि मैं टेम्प के अंदर हूँ, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है कि मुझे वापस से प्रीवियस फोल्डर के अंदर जाना है, मतलब बैक होना है, ठीक है। मतलब एक फ़ाइल पीछे जाना है, बैक नहीं बोल सकते, एक फ़ाइल पीछे जाना है मुझे। तो मैं करूँगा CD-, स्पेस देखिए डैश। तो क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन रूट आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर रूट कौन सा वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर रूट है हमारा ये वाला जो फोल्डर है। यहाँ पे रूट में कंफ्यूज मत होना, एडमिनिस्ट्रेटर रूट ये वाला फोल्डर होता है और मेन रूट जो रहता है यूज़र रूट ये वाला फोल्डर रहता है, ठीक है। इसके बारे में जैसे जैसे लाइनेक्स पे प्रैक्टिस करते जाओगे तो और चीज़ें इसमें समझ में आती जाएंगी। अब मैं करता हूँ यहाँ पर इसके अंदर की अगर मैं फ़ाइल देखूँ LS लिख के, तो यहाँ पे मुझे देखो वही सारी फाइल्स दिख रही है जो ये वाले रूट के अंदर थी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर आगे इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अब सपोज़ मुझे जाना है हमारी नॉर्मल जो रूट फाइल रहती है उसके अंदर जाना है मुझे, मतलब जो सबसे फर्स्ट फाइल जो हम रूट के अंदर जाते हैं, रूट फोल्डर के अंदर जाना है। CD लिखूँगा नॉर्मल तो उस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। देखो LS कौन सा, स्नैप और वर्चुअल बॉक्स वाली फाइल जो है जिसके अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर आ गया हमारा। अब अगर मुझे करना है कि मुझे बैक करना है, मतलब एक फ़ोल्डर पीछे जाना है, तो एक फ़ोल्डर पीछे इसके अंदर मतलब जो प्रीवियस फोल्डर के अंदर थे हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है। लाइक प्रीवियसली हम किसके अंदर थे, टेम्प के अंदर थे, ठीक है। मैं करूँगा CD-, वेट सॉरी, हम पिछले फोल्डर किसके अंदर थे, वो जो नॉर्मल रूट था उस फोल्डर के अंदर थे। तो जो नॉर्मल वाला रूट रहता है उसके अंदर थे हम, तो वो वाला दिख जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटर रूट रहता है उसके अंदर थे हम। तो यहाँ पे मैं करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर रूट का, मुझे यहाँ पर सारी फाइल्स दिख रही हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फ़ाइल क्रिएशन हम किस तरीके से करते हैं। तो अगर मुझे कोई भी फ़ाइल बनानी है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे mkdir/tmp/t ये फ़ोल्डर क्रिएट का बता रहा हूँ मैं। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरीज का फुल फॉर्म होता है इस कमांड का। ये क्या करेगा, जो हमारे टेम्प फोल्डर है उसके टेम्प फोल्डर के अंदर एक T नाम का फ़ोल्डर बना देगा, ठीक है। बस एंटर करा, फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर मैं देखना चाहता हूँ T नाम के फ़ोल्डर को तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ गया मैं, अदर लोकेशंस, कंप्यूटर, और यहाँ पे टेम्प के अंदर हमें ये T नाम का फ़ोल्डर जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे चाहिए नेस्टेड फोल्डर, मतलब एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना है, वो भी मुमकिन है। देखो मैं क्या करूँ, mkdir टेम्प मतलब 2 फोल्डर एक साथ क्रिएट करने, पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा उसके अंदर ही दूसरा फोल्डर क्रिएट करेगा। mkdir यहाँ पे मैं लिख दूँगा -p,
TMPT यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं D1/D2, ठीक है। ये मैंने इंटर करा। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब इसने मेरे साथ यहाँ पे क्या करा है कि देखो TMP फोल्डर था, इसके अंदर D1 बन गया, D1 के अंदर हमारा D2 बन गया। Got it? अब तीसरी चीज़ होती है फाइल बनानी, तो वो कैसे बनाएंगे, फाइल भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने टेम्प TMPT है ना, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, टच, ठीक है। फाइल का एक्सटेंशन डालते चलो t.txt नाम की यहाँ पर हमारी फाइल बन रही है। देखना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कहाँ गया, तो ये देखिए t.txt नाम की यहाँ पर फाइल बन चुकी है। अब अगली चीज़ जो बता रहा है ls के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cd/ कर लेते हैं tmp, ठीक है। यहाँ पे मैं नॉर्मल ls करता हूँ, तो मेरी जो फाइल्स थी d1 tg, जो भी मैंने फोल्डर फाइल बनाई थी, सब यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर l इसके साथ -l लिख देता हूँ, तो क्या कर रहा है, लॉन्ग मतलब बता रहा है। लॉन्ग में क्या, थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ, ज़्यादा से समझ में आएगा। इसमें ये फाइल ये बता रहा है टाइप क्या है फाइल का, जैसे d लिखा हुआ है तो यहाँ पे है कि मतलब ये फोल्डर है, और डैश है, सॉरी डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कोई किसी टाइप की फ़ाइल है, ठीक है। डैश देखो TXT फाइल है तो डैश लिखा हुआ है, वो डैश से स्टार्ट हो रहा है, और अपने फोल्डर तो D से स्टार्ट हो रहा है। किस किस के पास एक्सेस है, कब क्रिएट हुई, फलाना ढिमाका, ये सब चीज़ें जो है हमारे इसके अंदर हमें बता देता है। ये मतलब डिटेल जो बोलते हैं, डिटेल जो लिस्टिंग होती है यहाँ पे हमें शो कर देता है, ठीक है। अब मैं करता हूँ ls के साथ, यहाँ पे मैं a करा मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स दिखना शुरू हो गई मुझे। देखो ये कौन सी फाइल है, मतलब कुछ फाइल्स एक्स्ट्रा दिखनी शुरू हो गई। ये सारे हिडन फाइल्स और फोल्डर्स हैं, ये सब भी मुझे यहाँ से दिख जाते हैं जब मैं -a लिखता हूँ। a स्टैंड्स फॉर ऑल, l स्टैंड्स फॉर लॉन्ग, a का मतलब होता है कि सारी हिडन फाइल्स भी हमें यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। फिर लिखा मैंने -r, तो -r ने क्या करा यहाँ पे, -r का क्या, ये -r ने क्या करा, मतलब सॉर्ट कर दिया इसको A to Z के अंदर। जैसे देखो जो सबसे छोटा है जैसे D है, ठीक है, तो D फिर उसके बाद S, D के बाद S आता है, फिर S के बाद T आता है। तो इस टाइप से इसने सॉर्ट बाय नेम कर दिया उल्टे में, ठीक है, मतलब रिवर्स उसमें सॉर्ट बाय नेम कर दिया यहाँ पे। ऐसे अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो क्या होती है कि नॉर्मली जो रहती है सॉर्ट बाय नेम, नॉर्मली सॉर्ट बाय नेम होता है नॉर्मल में A to Z में। यहाँ पे -r करते हैं हम, तो किसी को भी हम रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी सॉर्टिंग है उसको आप रिवर्स में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ -a, नहीं चलो हम सॉर्ट बाय टी के साथ करेंगे रिवर्स में, टी बता देता हूँ पहले मैं। जैसे सॉर्ट बाय टी करा तो ये क्या बता रहा है कि कौन सी फाइल कब क्रिएट हो रही है, सॉर्ट बाय टाइम कर दिया इसने। फाइल के क्रिएशन के हिसाब से ये हमें यहाँ पे लिस्टिंग कर रहा है, ठीक है। और RT करता हूँ तो यही लिस्ट उल्टी हो जाएगी। गॉट इट। तो इस तरीके से जो रहता है हमारा ये जो सिस्टम रहता है लाइन सॉर्टिंग का, और ls का जो कमांड रहती है काम करती है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है मैंने यहाँ पर, और मैं जाता हूँ CD। मैंने ग्राफिकली भी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ओपन कर दिया है, मैंने क्यों करा है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते CD TMP में, टेम्प फोल्डर में। यहाँ पे ls करता हूँ, मुझे फाइल दिख रही है t.txt। अब मुझे क्या करना है, कॉपी करना है मुझे ये t.txt को हमारे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर, अगर मुझे कॉपी करना है, कॉपी के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं cp के अंदर में गया cp/tmp/t.txt, और यहाँ पर मैं लिखूँगा home/user
सॉरी है होम स्लैश मेरा यूज़र नेम मोहित, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टी डॉक्यूमेंट्स DOCUMENTS। देखो क्या हो रहा है इसमें, CPTMP.txt। ओके सॉरी, इसमें थोड़ी गलती हो गई। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कमांड के अंदर स्लैश होम स्लैश मोहित स्लैश डॉक्यूमेंट्स ये करा मैंने। तो अब देखिए जो t.txt जो फाइल थी, ठीक है, ये जो थी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। वो जो फाइल थी क्रिएट नहीं हुई एक्चुअली, वो टेम्प फोल्डर से ही जो थी एज इट इज़ हमारी फाइल पूरी कॉपी हो गई। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी फाइल जो रहती है यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं लाइनक्स के अंदर। अब दूसरी चीज़ आती है फोल्डर कॉपी करना है, तो थोड़ा सा उसका तरीका अलग हो जाता है। अगर हमें फ़ोल्डर कॉपी करना है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन सा फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर का नाम था हमारे टी नहीं करते हम, D1 करते हैं। ठीक है, CD D1। मैं देखता हूँ यहाँ पे इसके अंदर एक और फोल्डर है D2। तो हमें चाहिए कि D1 फोल्डर एज इट इज़ कॉपी हो जाता है कि D1 और D2 एक साथ कॉपी हो जाएंगे। CD डॉट। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारी पूरा वो कमांड थी उसी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे D1, इसको हम डॉक्यूमेंट्स में ही आने देते हैं, और यहाँ पे हम लगा देंगे -R। इसका यूज़ हम रिकर्सिव के लिए करते हैं, फोल्डर्स का कॉपी करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये एंटर करा मैंने, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर D1 नाम का फोल्डर आ गया, और इसके सारे कंटेंट्स जो D2 था ये भी हमारे यहाँ पर शो हो चुका है। ये तो हो गई बात हमारे नॉर्मल कॉपी पेस्ट की। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर हम करते रीनेमिंग। अगर मुझे चाहिए कि जो फाइल है, जो फाइल है ये किसी और नाम से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में आनी चाहिए, तो वो मैं कैसे लाऊंगा। मैंने लिख दिया A.txt। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा A.txt, तो वो जो फाइल थी, फाइल यही है कि इस नाम से आ गई यहाँ पर रीनेम होके A.txt के नाम से। सेम चीज़ हम यहाँ पर फोल्डर्स के साथ भी कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर तीसरी चीज़ होती है, लास्ट चीज़ जो होती है कि सपोज़ ऑलरेडी T.txt अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, हम जब विंडोज़ में कोई फाइल कॉपी करते हैं उसी नाम की दूसरी फाइल अवेलेबल होती है, तो विंडोज़ हमसे पूछता है कि एग्जिस्टिंग है, ओवरराइट करना है, रिप्लेस करना है, या फिर मतलब सेम रखे रहने देना है। पर लाइनक्स क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ओवरराइट कर देता है, मतलब रिप्लेस कर देता है नई फाइल से। देखो जैसे अगर मैं करता हूँ T.txt थी, ये क्या करेगा, इसको ओवरराइट कर देगा, पर इसको एंटर करूँगा ओवरराइट करते हैं। पर अगर मुझे चाहिए कि मुझसे पूछ ले कि भैया मतलब एग्जिस्टिंग है, क्या करना है आगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, -I एंटर कर दिया। ये पूछ रहा है ओवरराइट करना है या नहीं करना है। Y करूँगा तो ओवरराइट कर देगा, N करूँगा ओवरराइट नहीं करेगा। ओके, तो आ गया हूँ मैं अपनी लाइनक्स की स्क्रीन पर। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे कोई फाइल को कॉपी करना है इसके अंदर, तो वो मैं कैसे करूँ। कॉपी तो मैंने बता दिया, मूव करना है तो मूव में कैसे करूँगा। देखो पैटर्न सेम ही होता है, सब कमांडो पिछले वाले वीडियो जैसी ही रहेंगी, बस एक नई चीज़ आ जाती है इसके अंदर कि CP की जगह हम लिखते हैं MV लिखा, और मुझे करना है फॉर एग्जांपल, चलो टेम्प में जो हमने बनाई थी फाइल उसको ही करते हैं /TMP पहले मैं एक काम करता हूँ, CD TMP कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास। ls, तो T.txt नाम की जो फाइल है हमारे पास, इसको मुझे क्या करना है, इस बार मैं मूव करता हूँ डेस्कटॉप पर, मूव करता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, कैसे करूँगा, MV करके मैं करूँगा यहाँ पे .mv करके मैं यहाँ पे करूँगा /TMP/T.txt, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा /home/mohit/desktop।
क्या हुआ, ये जो फाइल थी t.txt, ठीक है, यहाँ पर बन गई t.txt, और मैं यहाँ पे टेम्प में देखूंगा तो यहाँ से t.txt, ये दूसरा फोल्डर है जो हमने बनाया था, ये t.txt फाइल जो है यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये तो होती एक चीज़। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी होती है कि अगर मुझे कोई फाइल को किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन फोल्डर में मूव करना है, सपोज मैं हूँ हमारे डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, ठीक है, नहीं चलो मैं हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, हमारे डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर। अब डेस्कटॉप फोल्डर में मुझे क्या करना है कि डॉक्यूमेंट से उठा के मुझे डेस्कटॉप पे कोई फाइल मूव करनी है। मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा तरीका ये होता है, मैं ओपन इन टर्मिनल करा मैंने डायरेक्टली, ठीक है। अब देखें CD डॉक्यूमेंट्स, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई फाइल है, मैंने उसको लिया मूव, ये कॉपी में भी चल जाती है चीज़, है ना, move/home/documents/t.txt और स्पेस देके बस एक छोटा सा डॉट लगा दिया यहाँ पर। क्या हुआ, वो जो फाइल थी t.txt यहाँ पर मूव हो गई, ठीक है, रिप्लेस हो गई, मैंने आई नहीं लगाया था इसलिए डॉक्यूमेंट से हट गई। ये मैंने कैसे करा डायरेक्टली, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टर्मिनल किसी फोल्डर के अंदर, आप उस फोल्डर में पेस्ट करना चाहते हो या फाइल को मूव करना चाहते हो, तो वो हम बस एक सिंपल डॉट लगा के कर सकते हैं बिना कोई डायरेक्टरी लिखे, ठीक है। डॉट हमेशा करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। आ गया इतना समझ में? अगर इसके अंदर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया हूँ मैं मेरी लाइनस की स्क्रीन पर, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ फाइल को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं। कोई फाइल या फोल्डर को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम RM कमांड का यूज़ करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम डेस्कटॉप पर ही हैं, तो चलिए डेस्कटॉप पर ही सबसे पहले मैं एक जो फाइल है वो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ MKDIR A। क्या हुआ, ए नाम से फ़ोल्डर आ गया डेस्कटॉप पर। अब मुझे इसको रिमूव करना है, कैसे, बहुत सिंपली, मैं RM और A, आप तो इस लोकेशन पर, तो लोकेशन पर हम डायरेक्ट फ़ोल्डर के अंदर ही हैं, तो फ़ोल्डर के अंदर से ही कर इसको मतलब रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, RM रिमूव फोल्डर को रिमूव करना, तो RMDIR A, और जो फोल्डर था ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। RMDIR स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी। अब अगर मुझे कोई फाइल रिमूव करनी है, तो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन रूट है डेस्कटॉप पर, इसको मुझे रिमूव करना है, RMON टैब दबाऊंगा, ऑनलाइन रूट आ गया, इसको रिमूव करूँगा, फाइल जो है वो डिलीट हो गई, ठीक है। अब जो है, अगर जो RMDIR जो हमारी कमांड है वो हमारी कब काम में आती है, जब हमारा जो फोल्डर है वो एम्प्टी हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। परंतु अगर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर MKDIR-P, नेस्टेड फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, D1/D2 वाला ही हम कर देते हैं। ये हमारा एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक और फाइल है, ठीक है, एक और फोल्डर है। तो अब अगर मैं करूँगा इसको नॉर्मली RMDIR D1, रिमूव नहीं होगा, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी बता रहा है, ठीक है। तो इसको हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, RM-R/D1, जो फोल्डर था ये हमारा यहाँ पर रिमूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इस फोल्डर को, कोई भी फाइल या फोल्डर उसको रिमूव करने का ऑप्शन से, तो इसके अलावा 2 ऑप्शन और भी रहते हैं हमारे पास। अब तीसरी जो चीज़ आती है वो ये आ जाती है कि अगर हमारा जो फोल्डर है वो इसको अगर मैं कर देता हूँ कि मेरा जो फोल्डर है, ठीक है, मैं वापस से क्रिएट कर देता हूँ D1/D2। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि जो भी फाइल मेरे फोल्डर के अंदर डिलीट करता है, उसमें मैं चाहता हूँ कि मुझसे पूछे कि ये फाइल डिलीट करनी है कि नहीं करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, RM/R है, इधर मैं एक और कमांड लिख दूँगा, -I स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव, मतलब ये पूछता है, इंटरेक्ट करता है हमसे कि आपको इस फाइल को डिलीट करना है या नहीं करना है, ओके। ये मैंने करा, डिसेंड इनटू डायरेक्टरी D1, ये पूछा है पहले, वाई करा मैंने,
रिमूव डायरेक्टरी D1 D2 वाई, तो उसके बाद ये डिलीट करेगा। रिमूव डायरेक्टरी D1, हर फाइल को डिलीट करने से पहले हमसे ये पूछ रहा है कि आपको ये वाली डिलीट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो यही होती है हमारी जो नॉर्मल डिलीट करने के लिए कमांड्स होती हैं। इसके अलावा -F करके भी कर सकते हो, इनकेस अगर आपकी कोई फाइल डिलीट नहीं हो रही है तो उसमें आप F भी लगा सकते हो फोर्स के लिए, डिलीट करने के लिए। बस इतना ही रहता है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं रहता। आ गया हूँ अपनी ग्राफिकल स्क्रीन पर, लाइनक्स की जो मेरी स्क्रीन है उस पर मैं आ चुका हूँ। तो APT कमांड का यूज़ करके लाइनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। सबका अलग अलग होता है लाइनक्स का। काली और यूबंटू दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, डेबियन पर चलते हैं। तो इनका हो जाता है हमारा APT हो जाता है। आप सेंटोस, रेड हैट जैसे टूल्स यूज़ करते हैं तो उधर हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम APT यूज़ करने वाले हैं, एडवांस पैकेजिंग टूल फुल फॉर्म है इसका। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, APT-CACHE कैशे, और यहाँ पे करता हूँ मैं सर्च। और मुझे सपोज करना है कि मुझे कोई FTP सर्वर चाहिए। सबसे पहले हम सर्च कर सकते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे इसके अंदर इंस्टॉल रहते हैं। जब हम APT अपग्रेड करते हैं, APT अपग्रेड कमांड्स का यूज़ करते हैं, तो इसका जो कैशे रहता है हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने करा APT कैशे सर्च, FTP कर दिया मैंने। मुझे जानना है कि FTP पे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो है इनका नाम आ गया। अब इनमें से ही मुझे करना है, सपोज़ मैंने ले लिया यहाँ पर फाइलज़िला। तो मुझे फाइलज़िला करना है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि फाइलज़िला के अंदर मतलब इसके बारे में चलो मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइलज़िला के बारे में। तो मैं क्या कहूँगा, अपने APT कैशे, और यहाँ पे मैंने कर दिया शो फाइलज़िला। APT कैशे शो फाइलज़िला मैंने करा, तो इसने मुझे सारे भी जो मतलब इसके रिकमेंडेशंस थी, रिक्वायरमेंट्स थी, साइज़ था, सब चीज़ें A to Z जो फाइलज़िला के बारे में है वो इसने मुझे यहाँ पर बता दी कि फाइलज़िला जो टूल है इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसने दे दी, क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, जो भी इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। अब मुझे फाइलज़िला को इंस्टॉल करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे पहले मैं सूडो ले लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी फाइल इंस्टॉल करने के लिए हमें सुपर यूज़र या रूट का एक्सेस चाहिए रहता है। APT यहाँ पे मैंने करा गेट इंस्टॉल फाइलज़िला। सॉरी, सूडो APT लगाना भूल गया मैं, यहाँ पर APT पासवर्ड डालूंगा। तो जो फाइलज़िला है इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे अब ये मुझसे पूछ रहा है, आपको एक कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है नहीं करना है। फिलहाल के लिए मैं नो एन कर रहा हूँ, नो, क्योंकि मुझे फ़िलहाल आपको आगे एक कमांड और बतानी है, तो उसमें हम इसको इंस्टॉलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं करूँगा यहाँ पर APT, ऊपर वाली कमांड ही मैं यूज़ करता हूँ। और अगर मैं लिख देता हूँ बस -y, तो हमसे पूछेगा नहीं, इंटरेक्टिव नहीं आएगा इसका, डायरेक्टली ऑटोमेटिक सब में यस करता जाएगा। -y मतलब सब में ऑटोमेटिकली इसको यस करवाना है हमें, ठीक है। तो ये जो था फाइलज़िला का इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं हमको यहाँ पर इसके अंदर दिख जाता है। इसके अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो था हमारा फाइलज़िला कुछ अनडिटरमाइंड एरर बता रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर कोई दूसरी दिक्कत होगी। APT अपडेट का पूछ रहा है, अपडेट वगैरह अगर हम करेंगे तो इसके अंदर हो जाना चाहिए, नॉर्मली कुछ माइन्यूट से दिक्कत होगी। अब अगर अगली कमांड जो होती है हमारी वो होती है सॉफ्टवेयर को, ये होती है इंस्टॉलेशन के लिए, आप करेंगे नॉर्मली हो जाएगा। फिर भी अगर ये एरर आती है तो आप APT गेट अपडेट ट्राई करके देख लीजिए, उससे ये चीज़ फिक्स हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है हमारी जो रिमूव करने की किसी भी कमांड को। तो रिमूव हम कैसे करते हैं किसी भी टूल को, अभी इंस्टॉल करके इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा कोई भी टूल अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो, इसलिए मैं फ़िलहाल उसको प्रेफर नहीं कर रहा। सपोज ये वर्चुअल बॉक्स है, इसको फ़िलहाल के लिए मैं आपको रिमूव करके बताता हूँ, ठीक है। मुझे रिमूव करना है, APT गेट इंस्टॉल की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर रिमूव, गेट रिमूव, और यहाँ पे मैंने कर दिया
वर्चुअल बॉक्स। अच्छा, ये जो रिमूव का है ऑप्शन, यहाँ पे ये रहता है कि अगर मैं सिर्फ रिमूव करता हूँ तो सॉफ्टवेयर रिमूव हो जाता है, पर उसकी सेटिंग्स जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो ऐसी की ऐसी रहती है, मतलब सेम रहती है, जो चेंज नहीं होती। जिससे क्या होता है, इन फ्यूचर अगर मैं कभी उसको रीइंस्टॉल करता हूँ तो मैं उनको सेम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ apt-get रिमूव की जगह apt-get purge पर्ज, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। और फिलहाल मुझे कॉन्फ़िगरेशन रिमूव नहीं करनी, मुझे सिर्फ मेन वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर रिमूव करना है, ताकि मुझे फ्यूचर में इंस्टॉल करने में आसानी हो। मैंने करा इसको, ये बता रहा है आफ्टर दिस ऑपरेशन 172 डिस्क स्पेस विल बी फ्री। वाई करता हूँ इसको, और हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा वर्चुअल बॉक्स जो है इसका डिलीट और डिलीशन स्टार्ट हो गया, इसका रिमूविंग जो है स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स दिखना बंद हो जाएगा, जैसा हो चुका है ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स दिखना बंद। बस इसमें इतना ही है कि मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो इसको मैं यहीं पर वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। इसमें आगे इसके अलावा कुछ है नहीं, बस नॉर्मली अनइंस्टॉल हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। ये हो गया एक्चुअली अनइंस्टॉल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आ गया हूँ मैं हमारे लाइनक्स की मेन स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली चीज़ जो रहती है कि जो हमारा जो हमारी लाइनक्स की फाइल्स थी, जो हम रिपोजिटरीज जो हमने पिछले वीडियोस में देखी थी, ठीक है, तो वो आती कहाँ से है मेनली। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो जो लाइनक्स की रिपोजिटरीज रहती हैं वो आती कहाँ से, उनकी लिंक क्या रहती है, मेन जो फाइल्स की जो लिंक रहती है वो क्या रहती है, तो उसके बारे में ही हम जानने वाले हैं। तो ये जो फाइल्स रहती है जनरली, मतलब जो हमारा लाइनक्स का ओएस रहता है, इसमें एक सोर्सेज डॉट लिस्ट फाइल के हमारे सिस्टम के अंदर फाइल रहती है। जनरली वो फाइल यहाँ पर कहीं पर रहती है, कंप्यूटर etc, और यहीं पे रहती है। हम सर्च करेंगे सोर्सेज के नाम से रहती है यहाँ पर। एक से मैं सर्च कर लेता हूँ इसके अंदर, टी में रहती है क्या, हाँ apt के अंदर ये सोर्सेज डॉट लिस्ट नाम की फ़ाइल हमारी रहती है, ठीक है। और इसी फाइल के अंदर क्या रहता है, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह रहते हैं उनकी लिस्ट जो रहती है इंक्लूडेड रहती है। इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ, नैनो में ओपन हो जाएगा ये, नैनो, हाँ नैनो सोर्सेज डॉट लिस्ट, सॉरी एक सेकेंड, क्लोज टर्मिनल, ओपन ए टर्मिनल, नैनो डॉट लिस्ट, ठीक है। देखिए सोर्स नैनो क्या है, नैनो एक तरीके का मतलब जैसे नोटपैड रहता है, हमारे टर्मिनल का नोटपैड टाइप से रहता है ये। तो उसमें हम देखें कि हमारे जो लिंक है इनको हम ब्राउज़र में भी ब्राउज कर सकते हैं। इनके अंदर ही हमारी जो इन सब लिंक्स के अंदर ही जो रिपोजिटरीज रहती हैं इनकी डाउनलोड लिंक रहती है। मतलब एक तरह से क्लाउड पर वर्क करता है ये, जो सॉफ्टवेयर से सारे उधर से डाउनलोड मतलब अपलोडेड रहते हैं, यहाँ पे लिंक डली हुई रहती है। जब भी हम apt इंस्टॉल सॉफ्टवेयर नेम डालते हैं तो उसकी वो जो सॉफ्टवेयर रहता है वो उधर से जो इनकी रिपोजिटरीज रहती हैं वहाँ से डाउनलोड होकर हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये एक तरह से आप यूँ समझ लो, उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ तो हमारा फ़ोन रहता है, फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर रहता है, प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स डाले हुए रहते हैं, हम कोई भी ऐप सर्च करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारे फ़ोन के अंदर आ जाता है। सेम चीज़ इसके अंदर भी रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब अगर कई बार ऐसा होता है कि नए पैकेजेस आते हैं, हम इसके अंदर सर्च करते पैकेज, वो भी मिलता नहीं है, इंस्टॉल करते इंस्टॉल नहीं हो पाता, ठीक है। क्यों नहीं हो पाता, लास्ट वाली वीडियो में हमारा वो जो फाइल जिला था उसमें दिक्कत आई थी। तो उसमें हमें क्या करना रहता है, हमें apt अपग्रेड और apt अपडेट की कमांड चलानी रहती है। पहले हम बात करते हैं apt अपडेट के बारे में। तो मैं करता हूँ ओपन ए टर्मिनल sudo apt अपडेट। तो इसने क्या करा, हमारा जो सिस्टम था इसका अपडेट स्टार्ट कर दिया है। 0% से फिलहाल इसने स्टार्ट करा है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो apt अपडेट क्या करता है हमारा कि इस apt अपडेट के अंदर हमारा जो मतलब जितने भी जो पैकेजेस रहते हैं वो रिफ़्रेश हो जाते हैं, उनकी डाउनलोड लिंक रिफ़्रेश हो जाती है। पैकेज जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ना, सबकी डाउनलोड लिंक यहाँ पर रिफ़्रेश हो जाती है। इसके बाद अगली कमांड आती है हमारी apt अपग्रेड।
APT अपग्रेड क्या करता है? APT अपग्रेड के थ्रू हम किसी भी फाइल को जो देते हैं हमारे, उनको लेटेस्ट वर्जन पर डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक इसके पास नए 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 अपडेट्स की लिस्ट आ गई, अपडेट्स की लिंक रिफ्रेश हो गई। अब ये हम जैसे ही मैं APT अपग्रेड करूँगा तो इसमें जो भी मेरे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके लेटेस्ट वर्जन की लिस्ट जिसकी भी इसके अंदर आई होगी, तो वो यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। वाई कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये जो रहेगा ये उन सबको अपग्रेड कर देगा। ये अपग्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनलोड करना पड़ता है इसको, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेता है। हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा तो फ़िलहाल के लिए Ctrl+C करके इसको कैंसिल कर देंगे। हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाते हैं, हम फिलहाल इसको, मैंने आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको Ctrl+C करके कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब जो अगली चीज़ आती है हमारे इसके अंदर, वो आ जाती है कि चलो अगर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर भी तो होंगे, जैसे कई सारे मोबाइल में ऐसे ऐप्स रहते हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं मिलते, तो इसमें भी होता होगा, ऑफकोर्स होता है। ये जो रहते हैं फाइल्स, ये रहते हैं हमारे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। एक मैं बताता हूँ, डाउनलोड हम करते हैं तो उसमें आ जाते हैं। मैं कुछ बताता हूँ, जैसे .deb के एक्सटेंशन, नहीं डॉट रन नहीं यार, मेरे पास कुछ है क्या .deb में, हाँ, जैसे ये है काली अंडरकवर मोड है DEB के अंदर, ठीक है। अब मुझे DEB फाइल को इंस्टॉल करना है, तो DEB फाइल जो रहती है उसको हम इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं, तो वही मैं बताने वाला हूँ आपको अभी। देखो, dpkg कमांड हम यूज़ करते हैं। dpkg कमांड को मैं इधर यूज़ करने से पहले थोड़ा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। dpkg कमांड के अंदर हम क्या करते हैं कि ये किसी भी पैकेज जो रहती है, कोई भी एप्लीकेशन रहता है, उसके बारे में सब इसका हम वर्जन जान सकते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और किसी भी पैकेज को इसके थ्रू हम रिमूव भी कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को इसके थ्रू हम रिमूव भी कर सकते हैं थर्ड पार्टी वाले को, ठीक है। तो मैं करता हूँ dpkg-l, मैंने करा फायरफॉक्स। इसने क्या करा, यहाँ पर मेरे सिस्टम के अंदर जो फायरफॉक्स था उसका लेटेस्ट वर्जन वगैरह के बारे में इसने मुझे यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा अगली चीज़ हो जाती है, मैं इसको Ctrl+C कर देता हूँ और क्लोज ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं जाता हूँ यहाँ पर डाउनलोड्स में, जो हमारा ये काली अंडर कवर का था, ओपन इन टर्मिनल करा मैंने sudo dpkg/i फॉर इंस्टॉल दिस टाइम, और पैकेज का नाम जैसे काली है तो काली अंडर कवर .deb पैकेज है, तो उसको हम इंस्टॉल कर देंगे। पासवर्ड डालूंगा मैं रूट, तो क्या करें उस पैकेज को यहाँ पर, ये इस पैकेज का इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू कर देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए इसने ज़्यादा टाइम यहाँ पे लिया नहीं। इसके बाद जो होता है रिमूव का, तो हम कोई भी पैकेज यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, dpkg-r, और मैंने यहाँ पे कर लिया काली अंडर कवर। तो ये क्या करेगा, हमारे उस पैकेज को, अच्छा सूडो चाहिए रहेगा इसके लिए, मैं कर सकता हूँ पर फिलहाल मैं इसको करूँगा नहीं क्योंकि मुझे पैकेज में यूज़ करता रहता हूँ। तो इस तरह से हम किसी पैकेज को यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, ये जो कंप्रेशन होता है, बेसिकली इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है आर्काइविंग, दूसरी होती है कंप्रेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्काइविंग जो होती है, आर्काइविंग के अंदर हम क्या करते हैं कि मतलब कोई भी फाइल है, पहले क्या होता था कि जैसे आपको कोई भी फाइल का बैकअप वगैरह लेना है, तो आप उनको नॉर्मली, आर्काइविंग थोड़ा पहले आया, उनको आप बैकअप लेके किसी भी पेन ड्राइव में टेप्स वगैरह में, पहले फ्लॉपी टेप्स वगैरह होती थी, उनके अंदर स्टोर किया जाता था, तो वो होती थी आर्काइविंग। उसके अंदर फाइल का साइज वगैरह में कुछ भी चेंज नहीं आता था, और उसी फाइल का मतलब बस एक मर्जर होकर सारी फाइल्स का एक आर्काइव फाइल में बन के वो चली जाती थी, ठीक है, वो आप उनको कॉपी कर सकते थे। वो जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के अंदर ये हो जाता है आपका कि कंप्रेशन के अंदर फाइल का जो साइज रहता है, जब मर्जर करते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। अब फाइल साइज छोटा होने से ये फर्क पड़ता था कि आप मतलब जैसे फ्लॉपी टेप्स होते थे वो तो मतलब केबीज में आती थी, तो उधर तो एक एक केबी भी कम होता था, तो उससे उसका वैल्यू होता था, ठीक है। तो इस वजह से जो कंप्रेशन रहता है उसके अंदर फाइल का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो जनरली हम नेट से भी डाउनलोड करते हैं ना, हाईली कंप्रेस्ड गेम्स वगैरह जो डाउनलोड करते हैं, तो जो होते हैं कंप्रेस फाइल्स रहते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनका ओरिजिनल साइज आ जाता है। तो जिसके बारे में हम जानने वाले हैं,
अब दूसरी चीज़ है हमारे कि इसके अंदर कमांड कौन सी यूज़ होती है, तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सबसे पहले टार कमांड यूज़ होती है। उसके कई सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ये सी एट्रीब्यूट रहता है क्रिएट करने के लिए आर्काइव को, आर रहता है अपेंड करने के लिए, टी रहता है अपना लिस्ट करने के लिए कंटेंट्स को, ठीक है। टी से जो भी आप मतलब कंटेंट्स आप करोगे वो लिस्ट हो जाते हैं इसके अंदर। एक्स से एक्सट्रैक्ट, वी से जो होता है वर्बोस होता है, वर्बोस मतलब कौन कौन सी फाइल आर्काइव हो रही है वो बता देता है ये। और एफ से हो जाता है कि आपका मतलब जो आपको कौन कौन सी फाइल्स डालनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें जैसे तक टार यूज़ कर रहे हैं हम, उधर टार के साथ एक एक्सटेंशन और लग जाती है, लाइक gzip या bzip2, ठीक है। gzip क्या करती है कि थोड़ा सा क्लासिक वाला है, थोड़ा सा पुराना वर्जन है, और bzip है इसके अंदर कंप्रेशन रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। bzip लेटेस्ट वर्जन, bzip2 जो है ये थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन इसका बोल सकते हैं। इसमें कंप्रेशन जो रहता है gzip से ज़्यादा रहता है, पर ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेती है कंप्रेस होने के लिए। तो अब हम इसका यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ मैं आ गया हूँ हमारे लाइनक्स की स्क्रीन पर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये मैं आ गया हूँ हमारे लाइनक्स की स्क्रीन पर, और यहाँ पे हमें दिख रहे हैं फोल्डर्स A1, A2, D1, D2 जैसी चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रही हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं कमांड डालता हूँ, एक आर्काइव क्रिएट करके देखते हैं हम। टार C फॉर क्रिएट, फाइल को क्रिएट करने के लिए हम C का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा V वर्बोस, ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन सी फाइल्स जो है आर्काइव होने वाली हैं, और F फाइल नेम के लिए, और फिर मैं लिखूँगा ARCHIV archive डॉट PAR, और D1 D2, ये दो मैंने करा। क्या हुआ, यहाँ पे archive डॉट PAR नाम की फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे लिस्ट करना है इसके कंटेंट्स, तो बहुत आसानी से यहाँ पे कंटेंट्स भी लिस्ट कर सकता हूँ। T लिख दूंगा मैं। V अगर हम हटा भी देंगे इधर तो कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए। TF डॉट archive डॉट PAR, क्या हुआ, इसने जो भी कंटेंट्स थे उसके वो हमें यहाँ पर लिस्ट करके बता दिए। देखो क्या होता है, जब हम टी हटा देते हैं तो बस आर्काइव तो फिर भी क्रिएट होगा, बस हमें पता नहीं चलता कि कौन कौन सी फाइल जो है हमारी क्रिएट हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और आर्काइव बनाता हूँ टार ऊपर वाली कमांड को यूज़ करके, और वी मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है। आर्काइव 2, जिसमें भी D1 D2 रखते हैं हम, तो आर्काइव तो फिर भी क्रिएट हुआ आर्काइव 2, बाकी हमें यहाँ पे कंटेंट्स जो लिस्ट कर रहे थे इसमें वो कंटेंट्स लिस्ट नहीं हुए। अब मुझे करना है अपेंड, मतलब इसी एक ही आर्काइव के अंदर मुझे ये A1 और A2 को भी डालना है। तो कैसे करूँगा, A1 A2, और यहाँ पे मैंने कर दिया C की जगह R, ठीक है। अब देखना, अब अगर मैं इसको रीड करता हूँ, ये जो आर्काइव है इसको मैं रीड करता हूँ आर्काइव 2 को TF के थ्रू, तो हमें इसके कंटेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो भी इस फाइल के कंटेंट थे। आया समझ में। F जो होता है फाइल नेम के लिए होता है, हमेशा डालना रहता है, इसके बिना हम फाइल का नेम यहाँ पर नहीं डाल सकता। अब जो अगली चीज़ हो जाती है हमारे यहाँ पर, वो हो जाती है एक्सट्रैक्ट कमांड, ठीक है। अगर मुझे किसी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, वो मैं कैसे करूँगा, तो किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर X कमांड का यूज़ करते हैं। लाइक आर्काइव 2 है, तो आर्काइव 2 के अंदर जो भी कंटेंट है मैं पहले चारों फाइलें डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमें समझने में आसानी हो थोड़ा सा। इनको चारों को डिलीट कर दिया मैंने, और एक्सेप्ट आर्काइव 2 डॉट टार। तो इसने क्या करा, जो भी चारों फाइलें थी, ये चारों इसने क्या करा, इनको एक्सट्रैक्ट करके बता दिया हमें, यहाँ पर चारों फाइलें वापस आ गई। ओके, अब बारी आती है कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में भी ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं रहता। कंप्रेशन में आपको क्या करना रहता है, जैसे अगर मुझे टार डॉट ऊपर की कमांड्स में जाता हूँ मैं, तो यहाँ में क्या हमारी ऊपर वाली कमांड है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर, कि अगर मुझे जो हमारे एक्सट्रैक्शंस थे, कंप्रेशन की जो फाइल्स थी, ठीक है, दो थी, gzip थी और bzip थी, ठीक है। तो gzip की एक्सटेंशन होती है gz, और bzip की होती है bz। तो मुझे उसके लिए करना है, तो मैं यहाँ पे z लिख दूंगा, किसके लिए, gzip के लिए।
ठीक है। और यहाँ पे एक्सटेंशन हम लगा देंगे g.gz, और जो भी फाइल है हम एज इट इज ये वाले को इस टाइप से कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारी एक आर्काइव gz एक्सटेंशन की आर्काइव बन गई। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा कि ये जो archive.tar जो था, इसने क्या करा, एक कंप्रेस फाइल बना दी gz एक्सटेंशन में। अब अगर मुझे दूसरे टाइप का करना है कि जो bz2 था, तो उसके लिए हम यहाँ पर j लगा देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे bz2, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ है, archive.tar.bz2 नाम की फाइल होगी। बस इतना ही चेंज रहता है किसी भी फाइल को आर्काइव और किसी फाइल को कंप्रेस करने के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं हमारे लाइनक्स के अंदर। वाइल्ड कार्ड्स के थ्रू हम किसी भी जो हमारा लाइनक्स का सिस्टम है उसके अंदर फाइल मैनेजमेंट रहता है, बहुत आसान कर देते हैं वाइल्ड कार्ड्स। तो वाइल्ड कार्ड्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। मैं मेरी स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। तो 3 टाइप के वाइल्ड कार्ड्स जो होते हैं, एक तो होता है स्टार का आइकन जो होता है। ये क्या करता है, स्टार के थ्रू हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऑल की तरह वर्क करता है ये, ठीक है। अभी उसका मतलब बताता हूँ मैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क किसी इंडिविजुअल आइटम की तरह वर्क करता है। और तीसरा होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर ये होता है कि मतलब उसमें जो भी फाइल्स हो वो सारी यहाँ पर आ जानी चाहिए विद द, जिसमें ये वो कैरेक्टर कंसिस्ट करता हो। ये हम ls के साथ cp मूव कट किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ls के साथ ये तीनों यूज़ करके बताता हूँ आपको। तो जो पहली चीज़ होती है, मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स डिलीट कर रखी हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ls और मैंने कर दिया 1 और स्टार। क्या हुआ, यहाँ पर जो भी हमारी एसी फाइल्स थी जो स्टार्ट 1 से हो रहे थे, ठीक है, और एंड जो हो रहा था उनका वो किसी भी रैंडम नंबर से हो रहा हो, डजेंट मैटर, तो वो यहाँ पर आ गए। अगर मैं करता हूँ 10 स्टार, तो सॉरी एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 10 स्टार। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने 1004 जो है यहाँ पे ला के बता दिया। कुछ छोटा सा इशू आ रहा है, पता नहीं क्या है। तो 1 कमांड नॉट फाउंड बता रहा है। अच्छा सॉरी, ls 10 स्टार। क्या करा इसने, 10 से जो भी फाइल्स स्टार्ट होती हैं वो यहाँ पर इसने हमें लिस्ट करके बता दी, ठीक है। मतलब जिसने फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स 10 हैं और उसके अलावा पीछे कोई भी कैरेक्टर हो। आप देखो यहाँ पर कि 110 120 130 140 यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। अब तीसरे टाइप के जो होता है, दूसरा टाइप जो होता है हमारा, वो होता है क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड। या मैं लिस्ट की कॉपी करने की, आपको ऐसे फाइल्स कॉपी करने जो 1 से स्टार्ट हो रही है इस टाइप से। अब अल्फ़ाबेट में भी ये चीज़ यूज़ होती है और नंबर्स में भी यूज़ कर सकते हो आप, नंबर वाली फाइल्स के साथ भी और अल्फ़ाबेट दोनों के साथ। तो अगली चीज़ जो हो जाती है हमारी क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो देखते क्या होता है। यहाँ पे इसने बस 2 फाइल लिस्ट करी, कौन सी, 101 102। अब इसने 101 और 102 ही क्यों लिस्ट करी मुझे, क्योंकि यही 2 फाइल है जिनके बाद हमें क्या करना बताना है इसको। क्वेश्चन मार्क ये डिफाइन करता है कि 10 के बाद जो भी कैरेक्टर हो आना चाहिए वो, पर उसके बाद कुछ और नहीं आना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कुछ डाला नहीं गया हो, ठीक है। मतलब वहाँ पे अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 1 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे मैंने डाल दिया 0, तो हमारी कौन सी 110 ये वाली जो सीरीज़ थी ये प्रिंट हो गई यहाँ पर। मतलब जो बस ये वाली सीरीज़ है, इसकी जगह कुछ भी वर्ड होना चाहिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है। बाकी जो एंड है, एंडिंग या तो अगर ब्लैंक है तो उसी वर्ड से या तो एंड हो रहा हो या उसके बाद कोई टेक्स्ट होना चाहिए। जबकि हम स्टार डालते हैं तो स्टार में क्या होता है, उसके बाद जो भी हो, मतलब अगर एंड नहीं भी हो रहा है किसी वर्ड से, 10 स्टार लगाया हमने, तो उसके बाद 10 20 30 जो भी, मतलब 1001 1002 जो भी वहाँ पे होगा वो यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। गॉट इट। अब तीसरी चीज़ जो हम करते हैं यहाँ पर वो होती है कि ब्रैकेट्स का यूज़ हम करते हैं वाइल्ड कार्ड्स के अंदर। मैंने करा ls ब्रैकेट 1 लिखा, ब्रैकेट ओपन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया 0। तो उसने क्या करा, बस ये 4 फाइल लिस्ट करी।
तो ब्रैकेट क्या बताता है कि जहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है वहाँ पे कोई भी फाइल हो सकती है। वहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, ठीक है, उस नाम की कोई भी फाइल है तो यहाँ पर लिस्ट हो जाना चाहिए। मतलब 120 पे होगी तो भी 130, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो सारे यहाँ पे ये वैलिड करके बताता है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे वाइल्ड कार्ड्स के, इससे हमें सॉर्टिंग में, सर्चिंग में और कॉपी पेस्ट फाइल सिस्टम को मैनेज करने के बहुत काम आते हैं हमारे वाइल्ड कार्ड्स। तो इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर हम किसी भी टाइप का अगर बैकअप लेते हैं, सपोज़ मेरे सिस्टम के अंदर 4 फोल्डर हैं, ठीक है, 4 फाइलें हैं 10-10 GB की। कितने GB की? 10-10 GB, मतलब 40 GB की 4 फाइलें हो गई। मैंने आज वो 40 GB के डाटा का बैकअप ले लिया। अब अगले दिन मैंने आके एक फाइल और क्रिएट कर दी 10 GB की। तो क्या मैं पूरे वो 40 GB के डाटा का बैकअप लूँगा? नहीं, मैं किसका बैकअप लूँगा? सिर्फ मेरे पास बाकी पहले 40 GB का तो है ही सही, तो पूरे 50 GB का ना लेते हुए बस एडिशनल 10 GB का जो बैकअप है वो लूँगा। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। मतलब इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर जो एडिशनल एडिशंस या बोल सकते हैं मॉडिफिकेशंस होते हैं उनका ही हम बैकअप लेते हैं। तो प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, D2 नाम का फ़ोल्डर, इसी के अंदर हम वर्क कर लेते हैं। कुछ फाइल, एक फ़ोल्डर और है ये यार, एक फ़ोल्डर और क्रिएट करा मैंने इसके अंदर। फ़ोल्डर के अंदर गया, सॉरी, CD D2 CD A। अब यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ, टच ABC। ये 3 फाइल मैंने क्रिएट कर दी। मैं LS करूँगा, इसके अंदर मुझे 3 फाइल्स दिख रही हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारा जो नॉर्मली कंप्रेशन का कमांड रहता है वो लिखूँगा मैं। क्या होता है हमारा कंप्रेशन का कमांड? तार, ठीक है। फिर C किसके लिए? क्रिएट फाइल के लिए। एक इसमें नई चीज़ आ जाती है G, जो हम स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्नैपशॉट फाइल एक ऐसी फाइल है जो ये बात का ध्यान रखेगी कि हमने लास्ट बैकअप के अंदर कौन कौन सी फाइल्स का बैकअप ले लिया था। तो नेक्स्ट टाइम जब बैकअप लिया जाए तब उस फाइल्स का बैकअप ना लेते हुए बस मॉडिफिकेशंस का बैकअप लिया जाए। और F फाइल नेम के लिए अब स्नैपशॉट का पहले, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, CD -- और यहाँ पे मैं लिखूँगा तार CGF। और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्नैपशॉट फाइल का, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं स्नैप लिख देता हूँ फाइल का नेम। उसके बाद जो हमारी बैकअप फाइल है, बैकअप फाइल का नाम मैं लिख दिया backup.tar। और हमें किसका बैकअप लेना है? तो A फोल्डर जो है इसका हमें बैकअप लेना है यहाँ पर। और मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे LS करके देखूँगा तो यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हो गई है, backup.tar और .snap नाम से। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो backup.tar और .snap नाम से फ़ोल्डर 2 फाइलें क्रिएट हो गई हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ हमारे A फोल्डर के अंदर CDA, और यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ touchD, ठीक है। देखेंगे हम यहाँ पे 4 फाइलें क्रिएट हो गई हैं। और अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से पीछे गया, हम सेम कमांड लेता हूँ मैं, इसके अंदर बस एक न्यू बैकअप कर देता हूँ, ठीक है। फाइल का नेम चेंज करके मैंने कर दिया न्यू बैकअप। और स्नैप का फाइल हम वही यूज़ करेंगे, लास्ट वाला, ठीक है। जो स्नैपशॉट का फाइल है वो यूज़ करेंगे। पिछली बार जब हमने करा था तो देखता है फाइल क्रिएटेड है, अगर है तो वो एक नॉर्मल बैकअप है तो वो स्नैप फाइल क्रिएट कर देगा इन फ्यूचर्स के इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए। और यहाँ पे हम वही स्नैप फाइल का नाम लिखेंगे तो क्या करेगा, ये उसी स्नैप की फ़ाइल को यूज़ कर लेगा जो क्रिएटेड है। एंटर करा, यहाँ पे हमारा एक और न्यू बैकअप नाम से भी फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं देखता हूँ इसके अंदर, तो ये जो पुराना वाला है इसके अंदर ABC ये 3 फाइलें क्रिएटेड हैं। और ये जो है हमारा A के अंदर जाता हूँ, बस ये जो चौथी फाइल थी हमारी D नाम से हमने क्रिएट करी थी, ये यहाँ पे मुझे शो हो रही है, ठीक है। तो यही होता है हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और लाइनेक्स के अंदर आपको कोई भी कमांड सीखनी है। इसमें हज़ारों कमांड्स होती हैं, लाखों कमांड्स होती हैं।
परंतु और कोई भी दुनिया में आपको सारी कमांड तो नहीं सिखा सकता, परंतु अगर आपको खुद से सीखना चाहते हैं सारी कमांड्स को, तो इसके लिए लाइनक्स ने एक बहुत अच्छी चीज हमें प्रोवाइड कर रखी है, बहुत अच्छी कमांड हमें प्रोवाइड कर रखी है। कुछ कमांड्स हैं तो उन कमांड्स के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आपने इतनी कमांड्स भी सीख ली जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो पूरा लाइनक्स आप खुद से भी सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, हमारा टर्मिनल स्टार्ट कर लेता हूँ। सपोज मुझे क्या करना है, सबसे पहली कमांड जो हम यूज करने वाले हैं, फाइल कमांड। फाइल कमांड क्या करती है, ये फाइल कमांड हमें ये बता देती है कि हम जो कमांड यूज करने वाले हैं, ये जो हमारी जो फाइल है, वो किस बारे में, उस फाइल के साथ हम कौन सी टाइप की कमांड यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक फाइल है, ये एसएच फाइल है, इसको मैं चलाता हूँ। ठीक है, मैंने करा फाइल ubunui.sh, ये करा मैंने। तो उसने बता दिया कि एसएच फाइल और आस्की टेक्स्ट इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। अभी आस्की टेक्स्ट क्या होता है ये मुझे पता करना पड़ेगा। तो आस्की कमांड्स को यूज करने के लिए हम कमांड डालेंगे एप्रोपॉस, APROPOS, एप्रोपॉस ASCII, ये मैंने करा। तो ऐसे जो आस्की कमांड, ये जो फाइल है, इसको हम जिस कमांड के साथ यूज कर सकते हैं वो इसने हमें यहाँ पर ला के बता दिया कि ये जो फाइल है इस फलाना कमांड के साथ यूज की जा सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज अब मैं करता हूँ हमारी जो आस्की है इसको ही मैं यूज करता हूँ। ठीक है, जनरली एसएच फाइल जो है बैश कमांड के साथ भी यूज की जा सकती है, पर ये हमें यहाँ पे जो बता रहा है इस टाइप से अगर हम चलते तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट रिडायरेक्ट उधर ही कर देगा, बैश के ऊपर ही। अब मैं करता हूँ यहाँ पर ASCII लिखा हुआ है, इसको मैंने करा। अब मुझे पता नहीं है, ये तो पता चलिए कि चलो कौन से टूल्स इसमें यूज कर सकते हैं, और ये टूल्स एक्चुअल में क्या है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो जो लाइनक्स रहता है इसमें हर टूल के लिए एक मैनुअल रहता है, एक यूजर मैनुअल रहता है हर टूल का लाइनक्स के। तो उसका हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नीचे हमें दिख रहा है UTF-8 है, इसका मैं करता हूँ मैन डैश की UTF-8। तो ये क्या कर रहा है, UTF-8 से रिलेटेड जितने भी मैनुअल्स हैं हमें यहाँ पर इसने लाकर बता दिया कि ये ASCII कंपेटेबल मल्टी बाइट यूनिकोड कोडिंग इनकोडिंग। ठीक, यहाँ पे इसने बता दिया UTF-8 नाम का मैनुअल हमारे इसके अंदर अवेलेबल है। अब मुझे अगर इस मैनुअल को ओपन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैन UTF-8, ये मैं लिखूँगा, यहाँ पे जो मैनुअल है ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं डाउन कर सकता हूँ पेज डाउन की से, अप कर सकता हूँ पेज अप की से। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको मुझे G दबाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा, और Q दबाऊंगा तो वापस से क्विट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से मैं उस मैनुअल को पूरा पढ़ के यूज कर सकता हूँ। पर मैं बोल रहा हूँ यार मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि मैं पूरा मैनुअल पढ़ने बैठूँ किसी भी टूल का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देखो UTF-8 डैश डैश हेल्प, इतना लिखोगे तो वो कमांड किसके साथ चल सकती है, सॉरी एक सेकंड, बट कैन बी इंस्टॉल्ड विथ UTF-8 हेल्प। यहाँ पे UTF-8 जो है इंस्टॉल्ड नहीं है मेरे इसके अंदर, sudo apt इंस्टॉल, ये बता रहा है कि आप इसको इस तरीके से जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो हम कोई दूसरा टूल देख लेते हैं जो हमारे इसके अंदर इंस्टॉल्ड हो। फॉर एग्जांपल मैं टार यूज कर लेता हूँ। चलो टार है, टार पे गया मैं डैश डैश हेल्प, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था। टार पे जाऊँगा तो यहाँ पे जो है मुझे उसका पूरा हेल्प कमांड जो है उस टूल का वो मुझे पूरा आ गया, ये कौन कौन सी कमांड जो है इसके साथ यूज की जा सकती है। इसमें आपको सारी कमांड दिख जाएगी जो हमने यूज करी थी कुछ, और इसके अलावा वो सारी जो हमने अभी तक यूज नहीं करी, आप खुद से इनको इसका डिस्क्रिप्शन रीड करके इन कमांड्स को ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा हेल्प ऑप्शन। ठीक है, आपने हेल्प ऑप्शन इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में ये भी होता है डैश हेल्प नाम डैश एच नाम से, डैश एच इसमें नहीं है। ठीक है, आप डैश हेल्प के लिए डैश डैश हेल्प आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो इसमें यहाँ से आपको पूरे सॉफ्टवेयर के लिए जो जो कमांड आप उसके अंदर चला सकते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके थ्रू आपने इतना पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, पर इसमें ये हो जाता है कि आप कोई भी कमांड डैश डैश हेल्प लिखकर आप चला सकते हैं, समझ सकते हैं, और लाइनक्स को पूरी तरह से सीख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आ गया हूँ मेरी लाइनक्स की स्क्रीन पर, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अपाचे के बारे में। तो अपाचे एक तरीके की ऐसी सर्विस होती है जिसके थ्रू हम अपाचे के थ्रू हम हमारे लाइनक्स को एक वेब सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम वेबसाइट्स को भी होस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोकल होस्ट पर वेबसाइट होस्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं। आप अगर नॉर्मली वेबसाइट होस्ट करना चाहो वो भी हो जाती है, बस कुछ भी नहीं करना रहता, आपको कोड फॉरवर्डिंग वगैरह ऑन करनी रहती है। पर फिलहाल हम उधर नहीं जा रहे हैं। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि हम जो हमारा लाइनक्स का जो ओएस है, इसके थ्रू हम हमारे लोकल होस्ट के ऊपर एक छोटी सी वेबसाइट हम स्टार्ट करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं सर्विस अपाचे 2 और स्टार्ट। इतना करने से क्या होता है, यहाँ पर मैं जाऊंगा, तो बस यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अपाचे का डिफॉल्ट वेब पेज देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा मैं कोई वेब फाइल भी क्रिएट करना चाहूँ, कोई फाइल वगैरह भी इसके अंदर डालना चाहूँ तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। ये कहाँ पर होती है, बेसिकली ये होती है हमारे वार फोल्डर के अंदर। जो हमारा वार फोल्डर रहता है हमारे रूट डायरेक्टरी में, उसके अंदर HTML के www के अंदर HTML फोल्डर के अंदर ये सारी जो फाइल्स रहती है एग्जिस्ट करती है। मैं बताता हूँ यहाँ पे cd/var/www/html, ठीक है। ये आ गया मेरा वार जो HTML का फोल्डर है। इसमें अगर मैं ls करता हूँ तो आप देखो कि index.html फाइल जो हमारी रन होती है डाउनलोड, तो मैंने अभी बाद में क्रिएट करी थी। तो मेन फाइल आपको दिखेगी index.html। आप ऐसे कोई दूसरी फाइल क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैं करता हूँ echo hello, और का साइन में कर देता हूँ यहाँ पे डाउनलोड। ये मैंने करा यहाँ पर, जस्ट मैं डाउनलोड वाला एक फाइल का नाम है कुछ नहीं, और यहाँ पर मैंने करा लोकल होस्ट डाउनलोड 1। हम देखिए जो मैंने हेलो लिखा था वहाँ पर, यहाँ पर मुझे लिखा हुआ दिख गया। आप वैसे ही पूरी की पूरी वेबसाइट भी इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, इस फोल्डर के अंदर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके वो वेबसाइट को भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब इसको हम चेक करें कि ये क्या है। ये जो फाइल है मेरे वाईफाई नेटवर्क पर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड है ना, सबके ऊपर दिख रही है। ऐसा नहीं सिर्फ एक के ऊपर, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जितने मेरे वाईफाई नेटवर्क में कनेक्टेड है सबके ऊपर ये फाइल शो हो रही है। इसको मैं क्रॉस चेक करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले जाऊँ ifconfig, यहाँ पे मैं क्या ifconfig में एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। इसकी कोई सेटिंग्स मैंने गड़बड़ कर दी थी लास्ट टाइम, उसको मैं सेटिंग सही कर दूँ इसकी। स्टार्ट, यहाँ एक जो है मेरा दूसरा ओएस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं क्या लिखा ओएस स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जब तक स्टार्ट होता है तब तक मैं इस स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ यहीं पर, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर। तो ये जो है ये मैंने Ubuntu से स्विच कर दिया है मेरे काली लाइनक्स के वॉइस पर। तो इसको मैं फुल स्क्रीन मोड पर कर देता हूँ स्क्रीन रिजोल्यूशन के बेटरमेंट के लिए। ये मेरा काली लाइनक्स का वॉइस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली मैं फायरफॉक्स को एक बार ओपन करता हूँ यहाँ पर, और इसमें मुझे यहाँ पर लिखना है जो भी मेरा वहाँ का आईपी एड्रेस है, ठीक है। वहाँ का मेरा आईपी एड्रेस था जो मैंने ifconfig के थ्रू देखा था, वो था 192.168.1.205। तो ये जो था यहाँ पे एक तरह से हम एक दूसरा सिस्टम ही चला रहे हैं, समझ लीजिए आप। तो वो जो आईपी एड्रेस हम यहाँ पर भी डाल रहा हूँ मैं उस वाले सिस्टम का, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस शो हो रहा है। मैं लिखता हूँ डाउनलोड 1, तो जो हेलो लिखा हुआ था वहाँ पे यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं किसी भी सिस्टम को वेब सर्वर के अंदर हम एक लोकल लेवल पर वेब सर्वर जो रहता है उस पर हम वर्क करवा सकते हैं हमारे सिस्टम को। इस तरह की चीज़ें जो रहती है, कई सारे जो कंपनीज रहती है जहाँ पे लोकली सॉफ्टवेयर चलते हैं,
एक रिमोटली एक सॉफ्टवेयर को मतलब कई सारे सिस्टम्स में चलाया जाता है, तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म से यूज़ करके कई बार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको SSH के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल, और इसके थ्रू आप किसी भी लाइनेक्स के टर्मिनल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। जो ग्राफिकल होता है, ग्राफिकल तो मतलब आप नॉर्मली एक्सेस करते ही हैं हम, पर जब हम रिमोटली एक्सेस करते हैं तो हमें ज़्यादातर टर्मिनल का एक्सेस मिलता है, खासकर एथिकल हैकिंग वगैरह टाइप के टास्क परफॉर्म करते टाइम। तो ऐसे में हमें ये SSH के थ्रू हम टर्मिनल को एक्सेस ले सकते हैं। मैं करूँगा यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बस सर्विस SSH स्टार्ट। ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल दिया मैंने, दैट्स इट। अब जब मैं किसी भी सर्विस से यहाँ से, जो कि मेरी स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे मेरे वर्चुअल बॉक्स के अंदर, एक विंडोज की वर्चुअल मशीन में स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसके अंदर एक टूल रहता है पुटी नाम से, जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल पर इजीली मिल जाएगा। पुटी को हमें यहाँ पे, ये पुटी नाम का टूल है, इसे मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मुझे डालना है सबसे पहले मेरा लाइनेक्स का आईपी एड्रेस, जो ये IF कॉन्फ़िग में जाएंगे, तो यहाँ से 192.168.1.205 ये डालना है, 192.168.1.205, और मैं इसे पोर्ट नंबर वही डाल के ओपन कर दूंगा। ये मुझसे कनेक्शन का पूछा, सिक्योर है, बोलूँ हाँ सिक्योर है, लॉगिन है। मैंने मेरा जो यूजर नेम है वो डाला, और पासवर्ड मैंने डाल दिया, जो मेरा पासवर्ड। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेरा लाइनेक्स का टर्मिनल था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए LS में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे जो भी फाइल्स दिख रही है, CD डेस्कटॉप पे जाऊंगा, और यहाँ पे भी LS करता हूँ, तो लाइनेक्स की कमांड हम यहाँ पे चला पा रहे हैं हमारे सारे, और जो भी फाइल्स हमें लाइनेक्स के डेस्कटॉप पर पड़ी हुई थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इस तरह से जो रहता है, हम लाइनेक्स का जो SSH के थ्रू रिमोटली कहीं से भी लाइनेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सेम नेटवर्क में तो डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप रिमोट नेटवर्क में तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। अब जो अगली चीज आती है हमारी, वो यहाँ पर आ जाती है कि अगर यहाँ पे जो हमने कहा एक नॉर्मल यूजर की तरह करा, पर अगर आपको इसको एक रूट यूजर की तरह एक्सेस करना है, तो उसके मेथड थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर आपको एक ऐसे रूट एक्सेस करना है यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके यूजर में जाना है, और यूजर में जाने के बाद आपको कंप्यूटर के अंदर, जब मैंने पहली वीडियो में बताया था कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ETC में रहती है, तो हम यहाँ पे ETC में जाएंगे और SSH फोल्डर को ढूंढेंगे हम यहाँ पर, SSH फोल्डर, उसके अंदर लिखा हुआ SSHD config। SSHD config के अंदर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर परमिट रूट लॉगिन पासवर्ड, तो प्रोहिबिटेड बता रहा है, ठीक है। पर अगर इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर एज रूट यूजर लॉगिन लेना चाहूंगा तो मैं नहीं ले सकता, इसको मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको वापस से एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, क्लोज सेशन, क्यूटी के अंदर गया मैं, और मैंने 168.192.1.205 लॉगिन एज रूट लिया मैंने, और पासवर्ड डालूंगा, तो यहाँ पे हमें एक्सेस डिनाइड बता दे रहा है। पर अगर मैं इस चीज को, इस फाइल को थोड़ा सा एडिट कर दूं यहाँ पर, आप बाय डिफॉल्ट नहीं देता, अगर आपको करना है तो आपको इस रूट को एनेबल करना रहता है। तो इसके लिए
मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये हैश जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे लास्ट में। मैं थोड़ा सा परमिट रूट लॉगिन, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थीम चेंज कर देता हूँ। थीम कलर की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है इसके अंदर हमें। थीम चेंज करके डिस्प्ले सेटिंग्स, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके मैं जाता हूँ अपीयरेंस और इसको करता हूँ स्टैंडर्ड थीम कर देते हैं और ओके क्लोज कर देते हैं इसे हम। आई थिंक ये इशू यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। अब जो आ रहा है यहाँ पे, अब हम देख सकते हैं परमिट रूट लॉगिन में हैश हमने हटा दिया और ये जो है प्रोहिबिट की जगह हमने पूरा हटा के कर दिया परमिट रूट लॉगिन। ये बस दैट्स इट। ये मैं कर दूंगा और सेव एज कर देंगे। इसको सेव कर देता हूँ। सेव एज एसएसएचडी कॉन्फ़िग सेव रिप्लेस। ये हमें बता रहा है कि हमारे पास नेसेसरी परमिशंस नहीं है। ओके ग्रेट। तो मैं इसको अगर हम एज ए रूट एक्सेस लेटर में करूंगा तो नॉर्मली हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं ओरली बता देता हूँ कि ये सेटिंग्स आपको बस सेव कर देनी है और वहाँ पर आपको एक रूट एक्सेस लेकर कर देना है आपको, मतलब बाय रूट नैनो के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर मैं करना चाहूँ इसको ऐसे -i और उसके बाद मुझे यहाँ पर करना रहेगा नैनो के अंदर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये है हमारे किस लोकेशन पर नैनो, बस आपको उसकी लोकेशन डालनी है, फाइल ओपन हो जाएगी और आप उसको कमांड से तो एडिट कर सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा करूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे एक शॉर्ट फॉर्म में ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी रिमोट साइड अनएक्सपेक्टेडली क्लोज डाउन कनेक्शन ऑब्वियसली। अब जो दूसरी चीज़ हो जाती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमें इसके अंदर देखना रहता है कि अगर मैं फाइल ट्रांसफर स्टार्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको एक नॉर्मल यूजर की तरह ले लेता हूँ। सर्विस SSH स्टार्ट, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पे। अभी WinSCP में जाऊंगा मैं और यहाँ पे भी मुझे बस वही करना है जो हमने पिछली बार करा था, IF config। पोर्ट नंबर इसके अंदर हमेशा 22 रहता है SSH का, कई बार चेंज आप कर सकते हो भाई, बाय डिफॉल्ट 22 रहता है 192.168.1.205। यहाँ पर मैं क्या 192.168.1.205 पोर्ट यूजर नेम में मैंने डाल दिया। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं मेरा यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया मैंने जो मेरा पासवर्ड था। ये कनेक्शन सिक्योरिटी का पूछ रहा है, मैं कर लिया और हमारे कनेक्शन से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जो भी फाइल्स यहाँ से अपलोड डाउनलोड करना चाहूँ डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से ही मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से वो फाइल यहाँ पे हो, इस तरह से हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज SSH के थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर आप इतने दूर तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत यहाँ से, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।